हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया था, जिसमें कुछ नॉर्मल रिएक्शंस के केसेस थे, कुछ स्ट्रिंग के केसेस थे और पुली के केसेस थे। आज हम लोग पुली की काइनेटिक्स को सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पुली पर लगने वाले फोर्सेस को देखा था और ये बताया था कि अगर कोई मासलेस ऑब्जेक्ट है तो उस पर हमेशा और हमेशा बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। इसका मतलब ये है कि पुली पर जितने भी फोर्स काम करेंगे वो सब के सब ट्रांसमिट हो जाएंगे उस जगह पर जहां पर वो पुली अटैच्ड है। ठीक है, उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पुली की काइनेटिक्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, पुली किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर फिर से कर रहे हैं। इसी वजह से पुली में 3 आर्म होती है स्टूडेंट्स, इस टाइप की पुली, और इस पुली में हमने 3 आर्म आपको शो करा है। ये साइड आर्म, ये फर्स्ट साइड आर्म है, ये भी साइड आर्म है और इसको बोलते हैं मेन आर्म। ये मेन आर्म, और यहां पर हम लोग इन तीनों आर्म्स के मोशन की बात करके 3 केसेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये और ये जो दोनों आर्म्स होती हैं, जिस पर जो एक्चुअल में रस्सी होगी बाद में जाके, इसको बोला जाता है साइड आर्म। और ये पुली किसी बाउंड्री से कनेक्ट होगी। ये रिजिड बाउंड्री भी हो सकती है या फिर एक मूवेबल बाउंड्री भी हो सकती है। तो ये जो आर्म होती है इसको बोला जाता है मेन आर्म। तो फर्स्ट केस की बात कर लें, जिसमें मेन आर्म फिक्स्ड है। केस फर्स्ट, इसमें मेन आर्म फिक्स्ड है, फिक्स्ड मेन आर्म। ये मेन आर्म मूव नहीं करेगी लेकिन दोनों साइड आर्म मूव कर सकती है। तो पहला केस, यहां पर मैंने कुछ 2 ब्लॉक्स को अटैच कर रखा है। एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, और यहां पर ये दोनों आर्म चलने के लिए फ्री है जबकि ये आर्म नहीं चल सकती। ठीक है, तो यहां पर हमें इस ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इस रस्सी में टेंशन फाइंड करना है और मेन आर्म में टेंशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग इस ब्लॉक को ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं। अब ये अपनी तरफ से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये किधर भी हो सकता है कि ये ब्लॉक ज्यादा मास वाला हो और ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा हो। तो जिस टाइम ये ब्लॉक नीचे जाएगा ये उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी रस्सी से कनेक्ट है। जितना इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अगर इसका मास ज्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो यहां पर आप एज्यूम किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर सकते हैं। आप इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एज्यूम करें। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद वो नेगेटिव से आता है, इसका मतलब आपने डायरेक्शन को गलत एज्यूम किया है। तो अगर वो पॉजिटिव से आता है इसका मतलब आपने डायरेक्शन को सही एज्यूम किया है। तो इसलिए डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चूज करने में कोई भी यहाँ पर पैनिक नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इसका मास ज्यादा है, इसका वेट mg या m1g वो ज्यादा होगा और इसके फोर्स की वजह से रस्सी जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगी, टेंस हो जाएगी और टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं टेंशन कैसे लगता है, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ये टेंशन इस पुली के ऊपर से होते हुए इस पूरी रस्सी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और फाइनली इस ब्लॉक पर जाकर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पर टेंशन को लगाने का तरीका, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, और इस ब्लॉक का वेट जो कि नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पुली को देख लेते हैं। पुली क्योंकि खींच रही होगी इन दोनों ब्लॉक्स की वजह से, और ये खींच इसलिए रही होगी क्योंकि इस पर भी टेंशन काम करेगा, इस आर्म में टेंशन। लेकिन वो लगता कैसे है, अवे टू द ब्लॉक या अवे टू द पुली अलोंग द स्ट्रिंग। यहां पर भी टेंशन काम करेगा, अवे टू द पुली अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पुली को देखते हैं और इन दोनों ब्लॉक्स को देखते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर हमें दूसरी जगह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद फ्री बॉडी डायग्राम जैसा ही है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा m1g
माइनस टी इज इक्वल टू m1 a। नेट वेट सॉरी नेट फोर्स, तो m1g नीचे की तरफ ज्यादा होगा, इस वजह से ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाता हुआ हमने एज्यूम कर रखा है। सेम टाइम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी इक्वेशन हो जाएगी m2g सॉरी t माइनस m2g। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरफ का फोर्स t ज्यादा रहा होगा, इस वजह से ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा है, और m2g इसके रिस्पेक्ट में कम रहा होगा। तो t माइनस m2g नेट फोर्स इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब पुली की इक्वेशंस देख लेते हैं, क्योंकि अब इसको सॉल्व करके आप दो इक्वेशन है दोनों सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर टेंशन यहाँ पे कैंसिल होता हुआ मिलेगा और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के बाद किसी एक इक्वेशन पुट करके आप यहाँ पे टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें इस मेन आर्म में टेंशन चाहिए। अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स। पुली की इस वाली आर्म में टेंशन T, इस साइड आर्म में टेंशन T, और हम लोग जानते हैं कि पुली अगर मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स कितना काम करना है? 0। हमेशा बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। तो अगर इन दोनों आर्म्स में टेंशन T नीचे की तरफ है तो मेन आर्म में टेंशन 2T होगा, तभी इस दोनों टेंशन को ये बैलेंस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर टेंशन साइड आर्म में T का है तो मेन आर्म में कितने का होगा? 2T का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ये जिस ब्लॉक से अटैच होगा या जिस रिजिड बाउंड्री से अटैच होगा उसको भी टेंशन T मिलेगा, या सॉरी टेंशन 2T मिल जाएगा। अगर ये मोशन में आ सकता है तो इस 2T की वजह से मोशन में आ जाएगा, और अगर ये रिजिड बाउंड्री होगी तो 2T अप्लाई तो होगा लेकिन वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड के साथ ऐड करिए तो आपको मिलेगा m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। सेकेंड इक्वेशन t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ऐड करिए तो t और t कैंसिल आउट हो जाएगा और g कॉमन कर ले, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू a कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है? यहाँ से a की वैल्यू मतलब इन ब्लॉक्स में जो एक्सेलरेशन होंगे उसकी वैल्यू a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा और आपको मिलेगा m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट करके टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं इस स्ट्रिंग में। तो इसमें रख देते हैं हम लोग m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और a की वैल्यू है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है? अब यहाँ से आप इस पूरे टर्म को इस तरफ शिफ्ट करिए, टेंशन को उस साइड शिफ्ट करिए, और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स अप्लाई करके आप टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे m1g पहले से ही है, ये टर्म पूरा इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा। m1g को मैं एक साथ ले रहा हूँ इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इज इक्वल टू टी उधर ट्रांसफर हो गया है कैपिटल टी प्लस से, यहाँ पे m1g कॉमन कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तब तक ये सॉल्व हो जाता है। ये मैंने एक टाइप का प्रोसेस दिखाने के लिए मैंने किया है, एक जनरल केस पे बात कर रहे हैं, इस वजह से आपको इतना लंबा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो m1g कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। आप इसको सॉल्व करें, मैं इसको हटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। t इज इक्वल टू m1g, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर m1 प्लस m2 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेगा m1 प्लस m2
माइनस M1 प्लस M2, ये माइनस की एंट्री होगी तो ये M1 माइनस से हो जाएगा माइनस M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। M1G, यहाँ पे M1 और M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, M2 प्लस M2 मतलब 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2M1 M2 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन और ये रहा आपका टेंशन। अब ये टेंशन इन दोनों साइड आर्म्स में है। अगर कहा जाए कि इस मेन आर्म में कितना टेंशन होगा, तो मेन आर्म में 2T का टेंशन होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो टेंशन इन साइड आर्म, ये साइड आर्म में टेंशन है, और मेन आर्म में कितना टेंशन होगा, इसका 2 टाइम्स मतलब लीजिएगा 4M1 M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3 अननोन थे और तीनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया है। तो ये वो केस है जिस टाइम आपकी मेन आर्म तो फिक्स है, वो नहीं चल सकती, लेकिन साइड दोनों आर्म जो है वो चल सकती हैं। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो हम लोगों ने केस किया है, इससे एक बात क्लियर होती है कि टेंशन साइड आर्म में जितना होगा उसका जस्ट डबल मेन आर्म में होगा, या यूं कहिए कि साइड मेन आर्म में अगर कोई टेंशन है तो उसका जस्ट हाफ साइड आर्म में होगा। मैं इस केस को एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं। अगर साइड आर्म में T का टेंशन है तो मेन आर्म में कितने का टेंशन होता है स्टूडेंट्स, 2T का। ठीक है, नेक्स्ट केस, इसमें हम लोग एक साइड आर्म को फिक्स रखेंगे और मेन आर्म और दूसरी साइड आर्म वो मूव कर सकती है। मैंने इसको फिक्स रखा है, और इसके साथ एक ब्लॉक को अटैच कर रखा है। थोड़ा सा और इसको नीचे कर दें, एक ब्लॉक है ये M, और ये जो साइड आर्म है वो फिक्स्ड नहीं है, अब वो मूव कर सकती है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है कि ये फिक्स है। अगर हम इस पुली को इस मेन आर्म की हेल्प से x का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देते हैं तो इस ब्लॉक में भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि जब ये पुली ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ब्लॉक भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कितनी शिफ्टिंग होगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मेन आर्म में जो कि अब चल सकती है मैं x का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में दूं तो साइड आर्म में ऊपर की तरफ 2x का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये पुली की इनिशियल स्टेज है और हमने पुली की इनिशियल स्टेज से इस पुली को x का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, ये x का डिस्प्लेसमेंट है और मैं इसको अब पुली को देने वाला हूं, मतलब ये पुली x का डिस्प्लेसमेंट गेन कर रही है ऊपर की तरफ। x का डिस्प्लेसमेंट, पहले ये पुली का सेंटर यहां पर था, अभी पुली का सेंटर यहां पर है, x का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हमने दे रखा है, और ये जो आर्म है ये अभी भी वहीं पे रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स थी। ठीक है, एक ही पुली की दो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका मास है वो 2x का डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा। ये पहले यहां पर था, अब जब यहां पर आ गया है इस लेवल और इस लेवल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ 2x होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं इसका वेरीफाई करता हूं कि ये कैसे हो रहा है। फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेन आर्म में डिस्प्लेसमेंट x का है तो एक साइड आर्म में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जस्ट डबल होगा, मतलब 2x का होगा। ठीक है,
इसको मैं वेरीफाई करता हूं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये क्यों हुआ, यहाँ पर इसके मेन आर्म में अगर हम x का डिस्प्लेसमेंट दें तो साइड आर्म में 2x का डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ ये मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट्स को। देखिए ये रहा आपका पुली, इसकी एक आर्म फिक्स है, लेकिन अभी मैं अपनी तरफ से इसको फिक्स नहीं मान रहा हूं, ये मान रहा हूं कि दोनों आर्म मूव कर सकती है। यहां पर दोनों आर्म्स में मैंने सेम आइडेंटिकल मास को कनेक्ट कर रखा है और ये मेन आर्म है। यहाँ पर मैंने ये अपनी तरफ से मान रखा है कि ये तीनों आर्म फिक्स हैं, जबकि एक आर्म को हमें ये तीनों आर्म मूव कर सकती हैं, जबकि यहाँ पर ये आर्म जो है वो फिक्स्ड है। अब मैं इस मेन आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसमें x का डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो ये पुली कुछ ऊपर चली जाएगी। x का डिस्प्लेसमेंट देने से ये पुली कुछ ऊपर की तरफ चली गई, ये रहा x का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैंने इस पूरी पुली को या पूरे सिस्टम को x का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ दे दिया तो दोनों ब्लॉक्स में कितने का डिस्प्लेसमेंट आएगा, दोनों ब्लॉक्स में, क्योंकि सेम मास के हैं तो दोनों ब्लॉक्स में x का ही डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों में भी डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, x का होगा। तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों x का डिस्प्लेसमेंट गेन करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इस वाले ब्लॉक को तो चलना ही नहीं था, क्योंकि इसको तो फिक्स करना था, ये वाली आर्म तो नहीं चल सकती थी ना। अगर ये नहीं चल सकती थी इसका मतलब कि इसको भाई फिर से x का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ दो ताकि ये फिर से अपनी रियल पोजीशन में आ जाए। अब मैं इस वाले ब्लॉक को फिर से उसके रियल स्टेज में ले जाऊंगा कि आप यहीं पे रहो, ये रहा। जैसे मैंने इसको अब फिर से यहाँ पे लेके चले आए तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ x और बढ़ जाएगा और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लेगा, 2x का। x तो पहले से ही चला था और जब मैं इसको फिर से खींच दूंगा यहाँ पर तो ये ऊपर x से और खींच जाएगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इस पूरे एनालिसिस से आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक साइड आर्म को फिक्स कर दें तो मेन आर्म और दूसरी साइड आर्म के बीच में इस टाइप के मोशन का रिलेशन होता है। अगर हम साइड आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो आपकी अगर हम मेन आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो साइड आर्म में 2x का डिस्प्लेसमेंट होगा, या यूं कहिए कि अगर हम साइड आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो मेन आर्म x/2 से डिस्प्लेस कर जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जरा सा इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन है ये और इसको हम लोग करते हैं, इस पर एप्लीकेशन करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेन आर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट x का है तो साइड आर्म में 2x का होगा, या यूं कहिए कि अगर हम साइड आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो मेन आर्म में डिस्प्लेसमेंट उसका जस्ट हाफ होगा, ठीक है। ये हमारी फाइनल एनालिसिस है। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके एप्लीकेशन की बात कर ले, मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस का एप्लीकेशन। यहाँ पर कुछ पुली ब्लॉक अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, और इसमें दो ब्लॉक्स है, इसका मास m1 मास m2, ये पुली है और ये एक पुली है। सबसे पहले पुली ब्लॉक सिस्टम में आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये किस टाइप की केस से बिलोंग करेगा। जैसे मैं आपसे बताऊं कि ये वाली जो पुली है वो फर्स्ट केस से बिलोंग करेगी, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका मेन आर्म होगा और ये जो मेन आर्म है ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये जो सेकेंड पुली है ये सेकेंड केस से बिलोंग करेगी, क्योंकि इसकी एक साइड आर्म फिक्स है और मेन आर्म मूव कर रही है। देखिए मेन आर्म मूव कर रही है, ब्लॉक से कनेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई हमेशा करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं थर्ड केस की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड केस के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर हमें सबसे पहला टास्क ये दिया जाता है, या यूँ कहिए कि हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग थ्रेड या फिर यूँ कहिए कि अलग अलग रस्सी से कनेक्ट है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन नहीं सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। ठीक है, पहले आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, या यूँ कहिए कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जिसका नाम है A1। मान लेते हैं ब्लॉक ज़्यादा भारी है और ये इसको नीचे की तरफ मूव करा रहा है। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ दिया है x का, जिस वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया है A1 का। अगर ये सेकेंड केस से बिलोंग कर रहा है, अगर मैंने साइड आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मेन आर्म में कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स? फिर से वही वाली बात कि अगर मेन आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट तो साइड आर्म में 2x का, और अगर हम साइड आर्म में x का ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस मेन आर्म में कितना होगा? मेन आर्म में डिस्प्लेसमेंट होगा x/2 का, x/2 से नीचे आएगी। ठीक है, अगर ये x/2 से नीचे आ रही है ये साइड आर्म, तो ये ब्लॉक x/2 से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इस साइड आर्म में x का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो इसकी मेन आर्म में x/2 का डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा, और ये जो इसकी मेन आर्म है ये इस दूसरी वाली पुली की साइड आर्म है, और जो इस वाले ब्लॉक से अगर कनेक्ट है, तो अगर ये वाली स्ट्रिंग x/2 से नीचे खींची तो ये ऊपर की तरफ x/2 से खींचेगी, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये भी एक्सेलरेट होगा, और इसका एक्सेलरेशन हमने एज्यूम कर लिया है A2 और ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमें इस दोनों ब्लॉक्स की इक्वेशंस बनानी है, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनानी है इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन की। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर रहा हूँ x, तो x का डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं स्टूडेंट्स। डबल डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका डबल डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, d2 dt2 ऑफ x। ये फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ रहा है A1। ठीक है, d2 dt2 ऑफ x। इसी टाइम आप अगर यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट है x/2, और सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, जो कि है x/2। ठीक है, यहाँ पर हाफ कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और d2 dt2 ऑफ x मिलेगा आपको, और d2 dt2 ऑफ x A1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करिए तो A2 इज इक्वल टू हाफ, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, ये हो जाएगा A1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो A1 इज इक्वल टू 2A2। इतनी एनालिसिस से हमें इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल गए हैं। इसको इक्वेशन 1। ठीक है, अब इनके मोशन की इक्वेशंस को लिखते हैं। तो इस पर नीचे की तरफ वेट काम कर रहा होगा m1g का, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन काम कर रहा होगा t का। ठीक है, और अगर जरा गौर करिएगा फ्रेंड्स, इस पूरी स्ट्रिंग में t का टेंशन काम कर रहा है। यहाँ पर हमें टेंशन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री है। इस इस पुली में नीचे की तरफ यहाँ भी टेंशन होगा, इधर आए तो अवे टू द पुली अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ भी टेंशन होगा। और इस पुली को जरा देखें तो पुली मासलेस है, अगर आइडल पुली है तो उस पर बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। इन दोनों साइड आर्म में अगर टी का टेंशन है तो मेन आर्म में भी 2t का टेंशन होना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये दोनों फोर्स इसके साथ बैलेंस हो सकें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मासलेस ऑब्जेक्ट पर हमेशा बैलेंस फोर्स काम करता है। अब ये जो 2t का टेंशन है वो इस वाली मेन आर्म में गया, और ये मेन आर्म इस पुली की साइड आर्म है। ठीक है, इस पुली की साइड आर्म में 2t का टेंशन किसको मिला? अब फाइनली जाके 2t का टेंशन किसको मिल गया स्टूडेंट्स? इस m2 ब्लॉक को।
और M2 ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ठीक है, इस मेन आर्म में कितने का टेंशन होगा? मेन आर्म में टेंशन होगा, क्योंकि इन दोनों साइड आर्म्स में 2T का टेंशन है, तो इसकी मेन आर्म में 4T का टेंशन होगा। लेकिन यहाँ पर 4T दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो मोशन में नहीं आ सकता। ठीक है, अब इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन की इक्वेशन लिखिए। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ चलता हुआ हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A1 और यहाँ पर इक्वेशन देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब 2T ज्यादा रहा होगा और 2T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। ये तो दो इक्वेशन है जो कि फोर्स की इक्वेशन है या मोशन की इक्वेशन है। और यहाँ पर कितने अननोन है हमारे पास अननोन है T, एक अननोन, A1 और A2 दो अननोन, मतलब कुल मिला के 3 अननोन है। और अगर हम सिर्फ यही इक्वेशन बनाते तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास मैथमेटिक्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जितने अननोन हैं उतने ही इक्वेशन होनी चाहिए, तब सॉल्विंग होती है। यहाँ पर दो इक्वेशन से हमारी सॉल्विंग नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन में पहले से रिलेशन बना रखा है। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, अब सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने की। ठीक है, तो ये तरीका है आप एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं इसी को टेंशन ट्रिक से बताता हूँ। ये जो आप लोगों ने अभी इतनी एनालिसिस किया है रिलेशन फाइंड करने में, एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने में, आपने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, इसको डिस्प्लेस कराया, ये जो एनालिसिस आपने किया है इसको आप भूल जाइए और टेंशन ट्रिक से इसका आप एनालिसिस करिए। ठीक है, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। तो मैं फिर से यही पिक्चर बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी साइड आर्म जो कि फिक्स्ड है, ये ब्लॉक मास है M1, इसकी मेन आर्म और मेन आर्म एक दूसरी पुली के साथ साइड आर्म का रोल प्ले कर रही है, और इसके साथ एक और ब्लॉक है, मास है M2 और ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही पिक्चर है। ठीक है, यहां पर मैं अभी फोर्सेस को दिखा रहा हूं, तो इसका वेट M1G, टेंशन T, ये टेंशन इसमें गया, इस पर भी टेंशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? T। अगर इन दोनों साइड आर्म में टेंशन T है तो मेन आर्म में कितने का? 2T का। और ये जो मेन आर्म है वो इसकी साइड आर्म है, मतलब इस पर भी 2T का, इस पर भी टेंशन 2T का, और वही टेंशन इस ब्लॉक को भी मिलेगा 2T का, और इसका वेट M2G। अब एक्सेलरेशन अब अपने तरीके से एज्यूम कर लीजिए। मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा फ्रेंड्स। इसका एक्सेलरेशन A1 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लिया। ठीक है, अब टेंशन ट्रिक समझिए। आपको यहां पर हर एक ब्लॉक पर लगने वाले टेंशन और उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, बस केवल इतना ध्यान रखना होता है कि अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस ब्लॉक पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है, जबकि हमने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान रखा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट T इंटू A1, और इसको सिग्नेचर माइनस का दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ब्लॉक है, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। टेंशन और करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 2T इंटू A2, और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ रहेगा, और फिर इन दोनों को आप ऐड करके इक्वल टू 0 करिए। ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है जिससे आप एक्सेलरेशन में डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, -A1 + 2A2
इक्वल टू 0 और यह A2 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, सॉरी A1 को, तो A1 इक्वल टू हो जाएगा 2A2। जो रिजल्ट आपने इस टाइप के एनालिसिस से फाइंड किया था उसको आप लोग टेंशन ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जितने भी ब्लॉक्स हो उन सभी ब्लॉक्स पर टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट करना है। अगर वो सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ, और सबको ऐड करके इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, इसके और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। तो ये तो रिलेशन हो गया एक्सेलरेशन में। इक्वेशन 1 आपने इतने एनालिसिस से निकाली थी, और सेकंड और थर्ड इक्वेशन आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ये टेंशन ट्रिक से निकाल सकते हैं। 3 इक्वेशन हो गई, 3 अननोन आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ये एनालिसिस अब कभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, टेंशन ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट केस पर, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक ऐसी पुली है जिसकी तीनों आर्म्स चलने के लिए फ्री हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m1 और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के साथ एक पुली अटैच्ड है। ये रही वो पुली जिसके ऊपर से स्ट्रिंग इस तरीके से आ रही है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक और पुली है और ये जो स्ट्रिंग है वो इस पुली को सपोर्ट देते हुए एक दूसरी पुली के साथ कनेक्ट होती है, या इस पर से होकर आती है, इस टाइप से। और ये जो दूसरी आर्म है, इसकी जो दूसरी आर्म है ये वाली, इससे जो जाने वाली स्ट्रिंग है वो किसी दूसरे ब्लॉक M2 से कनेक्टेड है, ये इस टाइप की। और ये जो पुली है इसका जो मेन आर्म है उसके साथ एक ब्लॉक M3 कनेक्ट है। तो यहाँ पर पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी किस टाइप की पुली है। तो ये जो है ये फर्स्ट केस वाली पुली है, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड आर्म है, इसकी ये जो मेन आर्म है वो फिक्स्ड है, वो नहीं चल सकती, इस प्लेटफॉर्म के साथ है। ठीक है, ये भी बिल्कुल फर्स्ट केस वाली पुली ही है, क्योंकि ये जो दोनों ये वाली और ये वाली साइड आर्म्स है ये तो चल सकती है, लेकिन इसकी जो मेन आर्म है वो नहीं चल सकती। और ये थर्ड पुली देखिए, तो थर्ड पुली में ये वाली आर्म भी चल सकती है, क्योंकि एक मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट है, और इसकी जो ये दोनों साइड आर्म है वो एक दोनों ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट है जो कि मूव कर सकते हैं, तो साइड आर्म भी मूव कर सकती है, मतलब केस थर्ड है। इसमें ये वाली जो पुली है ये वाली इसकी तीनों आर्म्स मूव कर सकती है, ये केस थर्ड। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे वो देखिए स्टूडेंट्स। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, और उसके एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग पहले जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद टेंशन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको जनरल मेथड भी थोड़ा सा आसान लगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसमें x का डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, और सॉरी मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करता, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और इसके 3 केसेस के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें इसको फिक्स कर दूँ, एक बार इसको मैंने फिक्स कर दिया, मतलब चलने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, तो अगर ये चलने के लिए फ्री नहीं होगा तो ये वाली जो इसकी साइड आर्म है थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर आ जाएगी, अगर रेस्ट पे आ जाएगी तो ये वाली मूव कर सकती है, मेन आर्म मूव कर सकती है। इसका मतलब सेकंड केस में इससे रिलेट करें, सेकंड केस से रिलेट कर गया। मान लेते हैं इस टाइम इसमें x1 का डिस्प्लेसमेंट गेन किया, मतलब इस ब्लॉक ने आगे की तरफ x1 का डिस्प्लेसमेंट लिया। ठीक है, तो इसकी जो साइड आर्म है, इस पुली की जो साइड आर्म है उसने अगर x का डिस्प्लेसमेंट लिया हो तो ये जो मेन आर्म है उसमें कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स? x/2 का, क्योंकि इसको हमने फ्री मान लिया है, सॉरी फिक्स्ड मान लिया है, x1/2।
ठीक है, फिर से एक बार, ये एक्चुअल में थर्ड केस है, लेकिन इसको हम दो टाइप के सेकंड केस में इसको ब्रेक कर रहे हैं। फर्स्ट, इसको हमने जब फिक्स मान लिया तो ये सेकंड केस की पुली हो गई, और अगर ये सेकंड केस की पुली हो गई तो ये ब्लॉक अगर x1 से डिस्प्लेस किया, मतलब साइड आर्म में डिस्प्लेसमेंट आया x1 का, तो मेन आर्म में कितने का डिस्प्लेसमेंट आएगा? मेन आर्म में x1/2 का आएगा। ठीक है, अब इसको मूव कराइए, इसको फिक्स कर दीजिए, इसको मूव कराइए, इसको फिक्स कर दीजिए। मान लेते हैं कि इसने डिस्प्लेसमेंट लिया x2 का। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो आप लोगों में, कोई जरूरी नहीं है कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो उतना भी इसका हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, x2 का इसने डिस्प्लेसमेंट लिया, अब ये फिक्स है, तो ये वाली मेन ये वाली साइड आप मूव कर सकती है, कितने से मूव कर गई? x2 से, तो इसकी मेन आर्म में कितने का टेंशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? x2/2। ठीक है, अब आप देखिए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट है x1 का, इसमें डिस्प्लेसमेंट है x2 का, और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है? ये जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ये ब्लॉक भी डिस्प्लेस करेगा। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है x1/2 प्लस x2/2, मतलब x1 प्लस x2/2। ठीक है, अब इन तीनों ब्लॉक्स में डिस्प्लेसमेंट है, और तीनों ब्लॉक्स में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन की रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है a1, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है a2 का, और इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है a3 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर x1 का जो डिफरेंशिएशन होगा, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब मैं a1 की बात करूं तो a1 जो होगा वो क्या होगा? d2 dt2 ऑफ x1 का डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, a2 इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा d2 dt2 ऑफ x2, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, जिसको हमने a3 मान रखा है? a3 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x1 प्लस x2/2। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये डबल डिफरेंशिएशन एक बार इस पर अप्लाई होगा, एक बार इस पर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा d2 dt2 ऑफ x1 प्लस d2 dt2 ऑफ x2। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो a3 इज इक्वल टू हाफ x1 का डबल डिफरेंशिएशन है कितना स्टूडेंट्स? वो है ब्लॉक फर्स्ट का एक्सेलरेशन, प्लस x2 का डबल डिफरेंशिएशन क्या है स्टूडेंट्स? वो है ब्लॉक सेकंड का एक्सेलरेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2a3। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि एक्सेलरेशन में रिलेशन को बयां कर रही है, और इसका सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आप अपने आप से निकाल सकते हैं, वो तो मोशन की इक्वेशन होगी। लेकिन ये जो आपने अभी एनालिसिस की है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को यूज किया है, आप इससे अच्छा है कि टेंशन ट्रिक यूज करिए। मैं टेंशन ट्रिक्स इसको बताता हूँ स्टूडेंट्स, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, टेंशन ट्रिक क्या कहती है कि आपको टेंशन और करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इसका टेंशन कितना स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं वेट को शो करूं तो इसका वेट होगा m3g, इसमें टेंशन आएगा मान लेते हैं t का। अगर मेन आर्म में टेंशन t है तो साइड आर्म में कितना टेंशन होगा? t/2 और t/2 का, जिससे कि इस पर फोर्स बैलेंस्ड रहे। t/2 ऐड होके t आ जाएगा, और इस t से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये t/2 का टेंशन यहाँ पर आ गया, और इसको t/2 से शिफ्ट कराएगा। वही t/2 का टेंशन इस पर आ गया। ठीक है, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, अब जरिए देखिए, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, टेंशन t ऊपर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टेंशन करस्पॉन्डिंग
का जो प्रोडक्ट होगा वो किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ आ गया, क्योंकि दोनों अपोजिट है, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, ठीक है। इस वाले ब्लॉक को देखिए तो T/2 का टेंशन आगे है और एक्सेलरेशन भी आगे है, मतलब इसको ऐड करेंगे और पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर टेंशन T/2, एक्सेलरेशन A1 और इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और इसमें ऐड करेंगे। जितने भी टेंशन और एक्सेलरेशन है सबके प्रोडक्ट को आपको ऐड करना होता है, ठीक है ना, विद सिग्नेचर। प्लस इसका एक्सेलरेशन A2, टेंशन T/2 इंटू A2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जितने भी टेंशन और करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन है सबका प्रोडक्ट कीजिए विद सिग्नेचर और सबके एडिशन को 0 के इक्वल कर दीजिए। आपको यहाँ से टेंशन कैंसिल आउट होता हुआ मिल रहा होगा और यहाँ पर -A3 प्लस A1/2 प्लस A2/2 इक्वल टू 0 मिल रहा है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, A3 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए स्टूडेंट, तो A3 प्लस से हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू A3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A3। जो रिजल्ट आप इस डिफरेंशिएशन लॉजिक से लिए थे वही रिजल्ट आपको डायरेक्ट मिल रहा है टेंशन ट्रिक से, ठीक है। और टेंशन ट्रिक में इतना टाइम इसलिए हमें पहली बार इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे इस पर हैंडी होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, उसको फाइंड करने के लिए आप इस जनरल मेथड को यूज कर सकते हैं या फिर आप टेंशन ट्रिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट इक्वेशंस है उसको आप डायरेक्ट बनाइए, वो तो जनरल सा है, वो हम लोगों ने बहुत पहले से कर रखा है। तो ये रहा एक्सेलरेशन में रिलेशन, आप किसी भी मैनर में निकाल सकते हैं। मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप टेंशन ट्रिक को ही प्रीफर कीजिए। और इसकी और इक्वेशंस को देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो इसका वेट m3g माइनस t इक्वल टू m3a A3, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन इसकी, ये क्यों आगे आ रहा है, ये टेंशन के वजह से आगे आ रहा है और टेंशन है T/2 इज इक्वल टू, कोई और फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रखा है, इसका मतलब कि T/2 इज इक्वल टू m1 A1, या यूं कहिए कि T इज इक्वल टू 2m1 A1, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस ब्लॉक के देखिए तो ये ब्लॉक भी T/2 से आ गया, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा लेकिन वो वेट यहाँ पर मोशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ T/2 की वजह से आगे आ रहा है। तो T/2 इज इक्वल टू m2 A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो T इक्वल टू हो जाएगा 2m2 A2, इक्वेशन नंबर 4। और हमारे पास 4 इक्वेशन है और 4 ही अननोन है, आप बखूबी इसको सॉल्व करके हर एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 अननोन कौन कौन से हैं, एक है इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन और इन रस्सी में आने वाले टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट डील किया है जो कि है टेंशन ट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।